तो आज हम देखने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इससे पहले हम जब फर्स्ट एपिसोड पे बात कर रहे थे, हमने इंट्रोडक्शन देखा। वहाँ पर हमने ये समझा कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि सिर्फ अर्थ ही के पास ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता, बल्कि हर वो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो पेन आपको दिख रहा है और ये जो बुक आपको दिख रहा है, ये दोनों के पास भी मास है, यानी कि ये दोनों के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इवन आपके पास मास है और आप जिस फ़ोन में इस वीडियो को देख रहे हैं उस फ़ोन के पास भी मास है, मतलब आप और वो फ़ोन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सारी बातें न्यूटन बाबा जी ने बताया था इन द ईयर 1687। उन्होंने एक लॉ दिया था जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें उन्होंने इन सारी बातों को अच्छे से बताया था। तो चलिए उस लॉ को पढ़ते हैं। उस लॉ के अकॉर्डिंग हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को जो यूनिवर्स में होगा उसे अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ। जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट में, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर में। आइए थोड़ा और अच्छे से इसको समझते हैं। तो अज्यूम कीजिए हमारे पास भैया नोबिता जी है और ये हमारी शिजुका जी है, ठीक है। तो नोबिता का मास को हम बोलते हैं कैपिटल एम एंड शिजुका के मास को हम बोलते हैं स्मॉल एम, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसे हम लोग डी बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई करेंगे तो जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नोबिता का मास एम और शिजुका के मास एम दोनों के प्रोडक्ट में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर में। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आंसर आएगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। आपको मालूम है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं? नहीं मालूम है तो सुनो, जब भी आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना हो तो आपको क्या करना है, ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन के जगह पर इज इक्वल्स टू लिखना है और किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो g, जिससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया m इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर को, ठीक है। तो ये g कांस्टेंट है, इस g का नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसको कहीं कहीं पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब ये कांस्टेंट है तो इसकी कुछ एक फ़िक्स वैल्यू होगी। इसकी फ़िक्स वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। याद कर लोगे तो अच्छा है, नहीं याद करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्ज़ाम में देता है, ठीक है। तो यही है फॉर्मूला जिसका यूज़ करके हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आइए अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा। तो न्यूमेरिकल है, नोबिता और शिजुका दोनों एक बेंच पे बैठे हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर और नोबिता का मास है 50 kg और शिजुका का मास है 40 kg। अब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, कितना होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दोनों का मास दिया हुआ है, तो हम नोबिता के मास को कैपिटल एम एज्यूम कर लेते हैं तो 50 kg हो गया, और शिजुका के मास को हम स्मॉल एम एज्यूम कर लेते हैं तो 40 kg हो गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस डेट इज़ d इज़ 1 मीटर। ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट आपको मालूम है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, तो ये कुछ डाटा हमें दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं सारे ऐसा यूनिट में तो है ना अपने। यस, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो अब आगे देखते हैं। हमें फाइंड करने के लिए बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमें F फाइंड करने के लिए कहा गया है। अब फार्मूला तो हमारे पास एक ही है, याद है आपको, अभी भी हमने डिराइव किया है, डेट इज़ F इज़ इक्वल्स टू GMM अपॉन डी स्क्वायर। तो चलिए इसी का यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया सोल्यूशन में F इज़ इक्वल्स टू GMM अपॉन डी स्क्वायर। ओके, G की जगह पे हम 6.67 इंटू एम के जगह पे 50 एंड स्मॉल एम के जगह पे 40 और वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 लास्ट में हमने लिख दिया। अपॉन में डिस्टेंस है 1 मीटर तो 1 का स्क्वायर। ओके, तो चलो अब इसके आगे आप लोग फटाफट मुझे फाइंड करके बताओ फोर्स कितना है। अरे करो, फाइंड करो, चॉकलेट दूंगा, फाइंड करो। हो गया? अरे एक नंबर, एकदम करेक्ट है आपका आंसर है 1.33 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। फोर्स है तो न्यूटन रहेगा। ओके, हाँ हाँ सर, अभी मुझे ये तो समझ में आ गया है
कि ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, बट मुझे अभी भी एक डाउट है सर। डाउट ये है कि न्यूटन ने बोला कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं आपको ये दो ऑब्जेक्ट देता हूँ, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट। सर ये दोनों ऑब्जेक्ट के पास भी मास है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। ये तो लोग अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे? ओके, सो द आंसर इज़ कि ये दोनों का जो मास है ना, इन दोनों के मास को अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो इतना ज़्यादा नहीं होगा। वहीं पे आप सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को लो और अर्थ के बीच में देखो, अर्थ का मास और इस ऑब्जेक्ट का मास, इन दोनों के मास को प्रोडक्ट करो। अब बताओ आंसर ज़्यादा होगा कि कम होगा? बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने लायक होता है, एकदम ज़्यादा नहीं होता बट देखने लायक होता है। वहीं इन दोनों का करो वापस से, इन दोनों के फोर्स मासेस को आप मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर बहुत कम होगा। तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। तो मेन कंसेप्ट यही है कि एज़ कंपेयर टू अर्थ हमारा जो मास है वो बहुत 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 कम होता है। इसलिए हम नॉर्मल लाइफ में एक दूसरे को ऐसा चिपकते हुए नहीं देखते, ठीक है, बट अर्थ के साथ हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज उसका मास बहुत ज़्यादा है। सोचो अगर ऐसा नहीं होता तो रास्ते पे चल रहे किसी से भी चिपक जाते तुम। ठीक है, गलत था लेकिन ये, खुश मत हो। कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर हमारे न्यूटन बाबा थोड़ा हटके थे। उनके कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ नहीं था बल्कि किसी आदमी का हाथ था, और वो आदमी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, वो था जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर के बारे में हमने एपिसोड 2 में बात की है। मुझे मालूम है तुम आलसी हो, तुमने वो वीडियो भी नहीं देखा है, तो जाओ जाके फटाफट वो वीडियो देख के आओ। ओके, बाद में देखना, फ़िलहाल अभी देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जोहान्स केपलर ने कुछ 3 लॉ बताया था, जिसमें उन्होंने तीसरा लॉ बताया था, थर्ड लॉ, डेट इज़ लॉ ऑफ पीरियड, जिसकी हेल्प से न्यूटन बाबा ने इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मेशन किया। तो आओ देखते हैं कि कैसे उन्होंने हेल्प लिया और क्यों न्यूटन बाबा ने इन्वर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस का यूज़ किया। अच्छा ये क्या है? आपने देखा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन बाबा का सेकंड लाइन था कि द फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी को इन्वर्स स्क्वायर डिपेंडेंस कहते हैं, ठीक है। तो न्यूटन बाबा ने इस चीज़ को क्यों लिया, क्यों अज्यूम किया, आइए वो देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको पिछले जन्म की, मेरा मतलब पिछले एपिसोड की बातों को याद करना होगा। याद कीजिए, पहले एपिसोड में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात किया था। क्या बात किया था, वापस बताता हूँ। हमने वहाँ पे कहा था कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ, तो उसको रिवॉल्व करने के लिए एक फ़ोर्स का रिक्वायरमेंट होता है और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, वहाँ पर मैंने इसका फॉर्मूला नहीं बताया था, लेकिन अभी मैं उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो याद रखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, ठीक है। तो आइए देखते हैं न्यूटन ने क्यों इन्वर्स स्क्वायर डिपेंडेंस का यूज़ किया था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ mv²/r। अब अगर आप देखेंगे ये प्लैनेट है, ठीक है। अब ये प्लैनेट का अगर हमको वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, वेलोसिटी इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, तो ये पूरा एक चक्कर लगाएगा, इतना ही डिस्टेंस ज़्यादा माप सकता है ना, इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये एक राउंड के लिए। ओके, तो ठीक है, तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 रेवोल्यूशन के लिए 2πr, और 1 रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम लगा डेट इज़ t, ठीक है। तो v निकल गया हमारा 2πr/t। अब इस v की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स डेट इज़ mv²/r, वहाँ पर ये v के जगह पे हम 2πr/t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कुछ ऐसा दिखेगा, m/r, और ये v के जगह पे 2πr/t। v का स्क्वायर है तो इन सब का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये m तो वैसे रहेगा क्योंकि ये बाहर है। हाँ, ये स्क्वायर अंदर जाएगा तो 2 का 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर, अपॉन ये r तो वैसे ही रहेगा बट ये t का हो जाएगा स्क्वायर, डेट इज़ t स्क्वायर, ठीक है। अब हम ये r से ऊपर स्क्वायर है तो 2r है तो एक r कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा m 4π² r/t², ठीक है।
अब आर तो चला गया, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि आपको यहाँ पर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। देखिए यहीं पे सब गड़बड़ करते हैं सब बच्चे, आपको ये चीज़ याद रखना है कि आपको यहाँ पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अच्छा, क्यों ये सब कर रहा हूँ? ताकि कैपलर्स का थर्ड लॉ की तरह थोड़ा बहुत दिखने लगे। देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर है, ठीक है। कैपलर्स के थर्ड लॉ में क्या था? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, करेक्ट। तो टी स्क्वायर है, आर क्यूब अगर ये हो जाता तो मज़ा आ जाता, ठीक है। तो ये आर है ना, इसको आर क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे? आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर पप्पा का रास्ता तो चल नहीं रहा है, यहाँ पे हम लोग आर स्क्वायर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड भी कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब भूल जाते हैं, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा और नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब एक काम कीजिए, आर क्यूब को और अपॉन टी स्क्वायर को साइड में रख लीजिए। अब ये दिखेगा कैपलर्स थर्ड लॉ की तरह। देखिए कैसे, कैपलर्स थर्ड लॉ में टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने का रूल आपको मालूम पड़ गया है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, इज इक्वल्स टू लगाओ, किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे कांस्टेंट है के, ठीक है। नाउ अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या आया? इससे सिमिलर नहीं है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर करना है। अरे कोई नहीं, इन्वर्टेंडो। तो यहाँ पे क्या होएगा? आर क्यूब ऊपर चला जाएगा, टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा और 1 के मिल जाएगा। तो 1 के इज इक्वल्स टू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। नाउ इसके जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ये। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर था, इसकी जगह पे 1 के सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर को साइड में लो, के को यहाँ पे ले लो। तो 4m पाई स्क्वायर अपॉन के, ये सब के सब कांस्टेंट है, तो इसकी जगह कांस्टेंट लिख देते हैं 1 आर स्क्वायर। आर रेडियस कांस्टेंट नहीं है, रेडियस को चेंज कर सकते हैं हम लोग, रेडियस बड़ा जितना हो जाएगा सर्कल, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 r² आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से इसी वजह से न्यूटन ने इन्वर्स डिपेंडेंस लॉ का यूज़ किया था। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा हम लोग स्पेस की बात करें तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पे न्यूटन ने बस रिप्लेस कर दिया ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो कि आर स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा आर स्क्वायर की। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई भी आपको डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।